ठीक है जी। आप बताइए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस से। कब मिली थी जी इंडिपेंडेंस इंडिया को? जल्दी जल्दी। पाकिस्तान 49 में पाकिस्तान को मिली थी। अच्छा, वेरी गुड। चाइना 49। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान सेम टाइम, चाइना 1949। फिर इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी किया स्टार्ट? मिक्स्ड। और चाइना सोशलिस्ट। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान? मम्मी को बोलो डांटे ना भाई, किसकी मम्मी डांट रही है? मिक्स्ड। ठीक है। अच्छा देन अब आ गए इसके बाद, इंडिया ने सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया? 51 से कहां तक चला? चाइना ने कब लॉन्च किया? 1953, 2 साल बाद। और पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया? हाँ, इंडिया के खत्म होने के बाद। कहते देख लेते हैं पहले ये क्या करते हैं, फिर हम कर लेंगे। ओके। इनिशियली तीनों ही कंट्रीज कौन सी थी? एग्रीकल्चर बेस्ड या इंडस्ट्रियल बेस्ड? एग्रेरियन इकोनॉमी। दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। टिल कौन से ईयर तक हम ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर चल रहे थे? जल्दी, कौन से ईयर तक? 17? केड़ी 17? 1980s तक हमारी स्पीड मोर और लेस सेम थी। ओके जी। इंडिया का जो एनईपी है वो कब आया था? 1991 में हम ले आए थे जी रिफॉर्म। और चाइना में रिफॉर्म्स कब आए? पक्का? अच्छा, पाकिस्तान में 1988। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमें काफी डेटा तो याद हो गया, ये ही काफी हद तक यूज होना है। फिर हमने इसके बाद ये सब हो गया। इसके बाद अब हमने बात की थी चाइना के बारे में। चाइना के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी जी। चाइना का सबसे पहला प्रोग्राम नेम क्विकली। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था? वेरी गुड। आई एम श्योर यू आर नॉट रेफरिंग दी नोट्स। अगर कर रहे हो फिर पता नहीं किसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहां किसी को प्रसन्न नहीं करना, देखना है कि पता है कि नहीं। कौन लाया था ये? माओ इंट्रोड्यूस दिस। माओ टॉक्ड अबाउट नंबर 1। सबसे पहले क्या बोला उसने जीएलएफ में? जल्दी। हाँ, कहता जी अब एग्रीकल्चर से हम इसे मॉडर्न इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। विद वेरी गुड, विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर किया गया इसके लिए सेकंड बुलेट, कीवर्ड बताओ। बैकयार्ड इंडस्ट्रीज बनाओ, कहता जितनी भी जगह है उसमें काम करो बस, इंडस्ट्री बनाओ। ओके देन व्हाट कम्स द नेक्स्ट? कम्यून्स बनाए। कम्यून्स को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हम? इजी लैंग्वेज में बोलना हो तो कम्यून क्या होता है? वेरी गुड नंदनी। कलेक्टिव फार्मिंग को कहते हैं। कितने कम्यून्स बना दिए थे जी? जल्दी। वेरी गुड। कोई लोड नहीं रट्टे मारन दी, देख लो है ना, सारी बातें तो याद करा दी थी। 26,000 कम्यून बना दिए गए। पर ये प्रोग्राम ज्यादा देर चला नहीं, की पंगा पे गया सी। हाँ जी, चाइना को ड्रॉट फेस करना पड़ा। इसमें कितने बंदे मर गए? 20 की 30? 30 की 40? 30 मिलियन पीपल डाइड, इसलिए ये प्रोग्राम बंद हो गया। ग्रेट। दूसरे प्रोग्राम का नाम बताइए जल्दी। सेकंड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये किसके साथ कल्चरल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे? विच कंट्री? रशिया के साथ। क्या करना चाहते थे रशिया के साथ? क्या किया था इन्होंने? नॉलेज गेन करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, इनके स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ने जाएंगे और रशिया के प्रोफेशनल्स इनके यहां आएंगे। ये भी प्रोग्राम कहते ज्यादा लंबा नहीं चला। कौन लाया था ये प्रोग्राम? माओ इंट्रोड्यूस्ड विच ईयर? 65 में। और कितनी देर तक का चला था ये? वेरी गुड। अच्छा जी, प्रोफेशनल्स आएंगे। ये भी कहते कुछ कुछ हो गया था जिसकी वजह से हो गया। क्या हो गया था? प्रोग्राम खराब हुआ, कन्फ्लिक्ट हो गया जी। रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया। वो कहते जी बंदे अपने वापस बुला लो, हम अपने वापस बुला लेंगे। वेरी गुड। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड में क्या था पढ़ा हमने? रिफॉर्म्स। चाइना के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कैसे आए थे?
हाँ, 2 फेजेस में आए थे, बोलो। इनिशियल फेज में दे टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर, और लेटर फेज में, वेरी गुड, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को भी 2 भाग में डिवाइड करके लिखा, प्राइवेट सेक्टर का रोल, और क्या बोलते हैं इनके यहां पे SEZ को, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। वेरी गुड। और एग्रीकल्चर में दे विल टॉक अबाउट कम्यून सिस्टम, और क्या था इसमें, याद है कुछ, एक और पॉइंट, हाँ, बोले कम्यून बना लो और अपनी एग्रीकल्चर करो, इसमें से सिर्फ हमें टैक्स दो और बाकी सारा का पैसा तुम रख लो। चलो जी, वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर मेनी थिंग्स। लेट्स मूव टू द 4th पॉइंट ऑफ चाइना। अभी हम सिर्फ चाइना पढ़ रहे हैं। चाइना का क्वेश्चन एक आ जाता है, इनमें से कोई भी एक रिफॉर्म का नाम लिखा होगा जो आपसे कहेंगे एक्सप्लेन करो, और द अदर वे इज कंप्लीट क्वेश्चन कैन कम इन 5 मार्क्स, विच इज वेरी रेयर, क्योंकि पूरे चैप्टर में से उन्होंने वैरायटी डालनी होती है। तो अगर 5 में आया तो 5 के 5 हेडिंग देने हैं। अब एक टॉपिक है ड्यूअल प्राइसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। ड्यूअल समझते हैं, व्हाट इज ड्यूअल बच्चा? डबल, बोथ वेज, है ना। इसको क्यों ऐसे बोल रहे हैं स्पेशली ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हम भी पब्लिक सेक्टर यूनिट पर इंडिया डिपेंड करता था और मेजर डोमिनेटिंग रोल हमारे यहां गवर्नमेंट का था, तो हमने कहा कि गवर्नमेंट ही सब कुछ फिक्स करेगी। यू रिमेंबर, प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तुम प्रोडक्शन कितना करोगे ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी, हर जगह गवर्नमेंट फिक्स करेगी। याद है आपको हमारा केस? याद है सभी को? ग्रेट। तो हमने कहा सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, तो यहां भी यही करते थे। हम तीनों कंट्रीज मोर और लेस सेम वे से काम कर रहे थे, लेकिन अब चेंजेस आ गए। इन्होंने क्या किया, जब रिफॉर्म्स आए उस टाइम पर एक ड्यूअल प्राइस पॉलिसी निकाली। कुछ चीजों के प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, जो कि रिलेटेड किससे होंगे भाई, ताकि मार्केट में जो है किसी तरह का पुअर के साथ जबरदस्ती ना हो जाए, ठीक है। तो वहां पर गवर्नमेंट करेगी, अदरवाइज द डिसीजन वाज गिवन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर दैट यू आर अलाउड टू फिक्स द प्राइसेस। ओके, आई रिपीट, पहले पॉइंट पढ़ते हैं फिर आपको मेरी बात ये वाली समझ में आएगी। क्या है? द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी वेज? 2 ways. 2 ways. Number 1, farmer or industry, they were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by government. मतलब इसमें कुछ हद तक कुछ चीजों के जो कि प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, मे बी बेसिक आइटम्स, उन पर ही आपको खरीदना होगा, नो मैटर आप एग्रीकल्चर में हो या इंडस्ट्री में हो। दूसरा, अदर ट्रांजैक्शंस के जो इनपुट आउटपुट्स हैं वो कौन फिक्स करेगा? मार्केट करेगी। मार्केट मतलब मार्केट प्राइसेस, मार्केट फोर्सेस, डिमांड, सप्लाई, ये सब इसके बेसिस पर होगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इज गिवन सम कंट्रोल ऑन प्राइस। अब ये क्यों करना पड़ा? जो हमें भी करना पड़ा। यू रिमेंबर, जब हमने रिफॉर्म लाए तो हमने भी कहा भैया प्राइवेट सेक्टर तुम आ जाओ, इसे प्राइवेटाइजेशन कह लो एक तरह का, तुम अपना काम करो। प्राइवेट सेक्टर कहता हम तो नहीं करते, तुम हमारे काम में टांग अड़ाते हो, तुम कहते हो इतना प्राइस रखो, हम तो नहीं इस पे बेच सकते। तो फिर हमने भी परमिशन दे दी थी, नहीं नहीं तुम अपने आप अपने प्राइस खुद रखो, कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कि अभी भी पेट्रोलियम के प्राइस, दूध के प्राइस, क्या है, सिलेंडर के प्राइस, ये कुछ ऐसी आइटम्स है, रेलवेज में प्राइसेस जो गवर्नमेंट, बिजली के प्राइस ये गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी। ऐसे ही वहां पर भी ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी चलाई गई, जिसमें कि 2 तरीके से प्राइस फिक्स होंगे। देयर आर सर्टेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फिक्स द प्राइस, एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर प्राइवेट सेक्टर इज गिवन फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस। आई एम श्योर इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया सभी को? ओके। 5वां लास्ट पॉइंट जो बहुत ही पिद्दू सा है, छोटा सा है, वो इसी बारे में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। कि भैया ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जो हर जगह होते हैं, जो इनके यहाँ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, ये फॉरेन, ये क्यों बनाए गए थे वहां पर? क्योंकि दे वांटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। इनको ना जल्दी समझ में आ गया। देखो बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। स्मार्ट बिजनेसमैन कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता। स्मार्ट बिजनेसमैन अपना पैसा नहीं लगा के काम करता।
वो तो फिर अगर ऐसा हो तो सिर्फ अमीर ही बिजनेस खड़ा करें, गरीब तो खड़ा ही ना कर पाए। तो ये क्या करता है, ये डेट पे चलता है, ये फाइनेंस कराता है, ठीक है, ये स्मार्ट बिजनेसमैन है। तो भैया चाइना वॉज वेरी स्मार्ट एंड दे कुड अंडरस्टैंड हम ओवर पॉपुलेटेड है, दुनिया की सबसे हैवी पॉपुलेशन कैरी करने वाली कंट्री चाइना है। ये तो कभी ग्रो ही ना कर पाए, इनके भी तो रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। इन्हें पता चल गया हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, तो हम अगर, और ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है एक एक घर में ज्यादा ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी होना, राइट। तो इनके पास पैसे की उम्मीद नहीं लगा सकते भाई, ये तो पहले ही अपने ओवर है बंदे, तो इनसे पैसा नहीं मांग सकते। तो इन्होंने क्या किया, ये कहते चलो लेट्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। द मोमेंट you are able to call foreign investors, they will come with forex। अब आप इतना तो मेरे ख्याल में पिछले फॉरेक्स चैप्टर पढ़ के समझ चुके हो, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर अ कंट्री टू हैव फॉरेन एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है ना, हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारा लेवल बढ़ता है, हमारे पास डॉलर्स में पेमेंट आ रही है, तो भैया आपके पास रिसोर्स बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए SEZs के साथ बहुत सारे कंसेशंस लगाए, अट्रैक्टिव कंसेशंस लगाए, सो दैट पीपल शुड मूव टू चाइना फॉर FDI, और जो बहुत हद तक गेन भी कर पाए। मैं जो बोलती हूँ 70 to 80% बिजनेस चाइना का FDI पर चलता है, था कहूंगी, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज उन्हें छोड़ गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस, मे बी इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर देम। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? 5 पॉइंट्स हमने किए चाइना के। चाइना ही मेजर पंगा था अभी तक का, बाकी काम तुम्हें आप पता है, क्योंकि पाकिस्तान बिहेव्स एग्जैक्टली द वे इंडिया बिहेव्स। चलो फिर अब आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान। ओके चलिए जी, अब पाकिस्तान याद करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया तो हम वैसे ही कर चुके हैं, क्योंकि पूरे इंडियन इकोनॉमी में इंडिया ही बड़ा है, इसलिए इंडिया का पॉइंट पता है कितने छोटे से लिखे हुए हैं नोट्स में, देखना। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान को जैसे ही आजादी मिली, सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बनना ऑप्शन चूज किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब बोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल को एग्जिस्ट। ओके, सबसे पहली बात यहां से शुरू कर दो, वो आए आपको इतना। वैसे पाकिस्तान, पहले एक और बात बताती हूँ, इतना पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन डालें हमारे बच्चों को, समझ रहे हो। तो अगर मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखूं तो पाकिस्तान का काम बड़ा ही कम वे है, मतलब क्या बोलते हैं, होप इज वेरी लेस कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बताओ, ये पूछेंगे इंडिया में, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें पता हो कि भाई हमारा पड़ोसी देश करता क्या क्या है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या आया जी, इन्होंने भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया, बिल्कुल हमें कॉपी किया जो जो हम करते थे। जैसे कि ये देखिए लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पाकिस्तान बिगेन मिक्स्ड इकोनॉमी, अंडरलाइन कर लो, वैसे बोल्ड ही किया हुआ है। दे ऑल्सो बिगेन अडॉप्टिंग रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। 50 से 60 के बीच में इन्होंने इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड लिख दिया, हम कहते थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मतलब क्या है, दिस पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कंपीटिंग। वही सेम बात है, अंग्रेजी थोड़ी घुमा दी भैया। ये कहते हम फॉरेन से सामान लेने की बजाय हम खुद प्रोडक्शन करेंगे। जब नई नई आजादी मिलती है ना, तो फिर बंदा कहता है मैं खुद करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, है ना। तो यही इनके माइंड में है कि भाई इंपोर्ट नहीं करना कोई भी, चाहे कंज्यूमर गुड हो, चाहे किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग गुड हो, इंडस्ट्रियल हो, हम खुद बनाएंगे जो हमने सोचा था। बच्चों बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? ग्रेट। फिर हमारे यहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इनके यहां कैसे ना आता, इनके यहां भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया जी। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, आई एम श्योर वी नो दैट इट इज एग्जैक्टली द सेम फूड ग्रेन्स में, मतलब फूड को अपना ये बनाना चाहते थे, फूड सफिशिएंट होना चाहते थे, तो एग्रेरियन तो थे ही, इसीलिए भैया इनकी एग्रीकल्चर में ड्रास्टिक चेंज आया, एक राइज आया एग्री प्रोडक्ट्स में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। नंबर 4, 1970s में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक तरह से, आई वुड से, क्योंकि इनके यहां रिफॉर्म कब आया था,
88 में। तो 70s में इन्होंने खुद ही कुछ करने की कोशिश की। वो क्या देखिए, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, नेशनलाइजेशन। पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स पॉलिसी ओरिएंटेशन इन बिटवीन 70 से 80 के बीच में इन्होंने चेंजेस किए। इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना शुरू कर दिया, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक तरह से डी नेशनलाइजेशन कहते हैं बेटा इसको। डी नेशनलाइजेशन इज, एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड करना था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब जो कुछ चीजें, ज्यादा चीजें, जो भी पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत हैवी तक रख रखा था इन्होंने, इनके यहां भी पीएसयू का रोल वाज वेरी हैवी। सो इन्होंने कहा यार ये बहुत बर्डन हो रहा है। 70s 80s में दे स्टार्टेड इनवाइटिंग प्राइवेट सेक्टर टू कम एंड डू द बिजनेस। मेरी बात समझ में आई बेटा? पब्लिक ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बस इसके बाद 80s के बाद सबके पाथ चेंज हो गए। मैंने बताया था ना 80s तक तो ये हमारी तरह से चले, इसके बाद इनका हमारे से कोई रास्ता मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फिर एड में चलने शुरू हो गए, भीख मांगना शुरू हो गए। क्योंकि इसके बाद जो है इनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज, दैट वाज अ टाइम 80s के आसपास, ये दाऊद का रोल बहुत हैवी हो गया। यहाँ मुंबई में बड़े ज्यादा ब्लास्ट होने लगे, ये सब पंगे शुरू हो गए। तो फिर इनको एड पर डिपेंड रहना पड़ा। भैया ये चैरिटी में चले गए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना। अब जब पता चला कि इनके यहां पर पलते हैं ये सभी लोग, व्हेन आई से मिलिटेंट्स, तो अमेरिका जो है, अब फ्रीली नहीं मैं बोल सकती, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बट व्हाट टू डू, आपको समझाना है। आई एम श्योर तुम में से ज्यादातर लोग जानते भी हो कि अमेरिका इनको एड देता था किस चीज के लिए? मिलिटेंसी फैलाने के लिए। इट इज ऑल डर का बिजनेस कि भाई तुम इंडिया को इधर ही ऑक्यूपाई रखो, और ताकि ये ग्रो ना कर पाए। फियर तो पहले से ही होता था, लेकिन इतना चलो उस टाइम ये नहीं था, लेकिन वो जगह जगह यूज करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हीं के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उन्हीं के पाले हुए बंदे ने मार दिया, ब्लास्ट कर दिया, तब फिर इंडिया, अमेरिका हिल गया। उसको लगा नहीं यार तो गड़बड़ हो गया, फिर पाकिस्तान के घर में घुस के बंदे मारे। लेकिन पहले ये जो एड के नाम पर फाइनेंस होते थे मिलिटेंट्स पालने, ये भैया ये फाइनेंशियल सपोर्ट के अंडर आता है। पेपर में ना लिख देना ये सब कुछ, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। सो इट इज वेस्टर्न एड मिलना शुरू हो गया इनको, वेस्टर्न नेशन से रेमिटेंसेस मिलने शुरू हो गए। तो इस तरह से इनको एड पर काम चला गया। नंबर 6 पॉइंट पे लास्ट लिख दो भाई। 88 में इन्होंने एक और अटेम्प्ट मारने की कोशिश की, दैट वाज रिफॉर्म विच दे ब्रॉट, बट हाउ सक्सेसफुली इट वाज डन ये कहीं नहीं लिखा, क्योंकि माना जाता है कि 88 के बाद तो फिर 90s में फिर तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का कुछ खास। फिर इनकी प्रोडक्शन, इनकी पास जो जमीन है, बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? इतनी फर्टाइल लैंड है इनके पास। इंडिया का ही तो पार्ट था, हमने पढ़ा भी है पहले चैप्टर में, फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। इतनी फर्टाइल लैंड पे उगाया क्या? ओपियम, दैट इज फिट फॉर ग्रोइंग ड्राई फ्रूट्स। आई एम श्योर यू नो दैट कि अफगानिस्तान और ये सारा एरिया ड्राई फ्रूट के लिए माना जाता है ना। इतना अच्छे फर्टाइल लैंड पर दे कुड हैव ग्रोन जूट, दे कुड हैव ग्रोन कॉटन, और ये था टमाटर, ये सब चीजों के लिए इनका फेमस है एरिया। लेकिन उगाया क्या? ड्रग्स उगाते हैं इंडिया को खराब करने के लिए। तभी तो पंजाब में थ्रू वाघा बॉर्डर हो गया और इधर से सब ड्रग्स पास होते हैं। तो ये सब कहाँ उगाए जाते हैं? यहाँ पर। तो ये गलत कामों में चल पड़े। बस ये लिखने के लिए नहीं बोलना कि वही पाकिस्तान इतने तक तो ठीक चले उसके बाद बिगड़ गया, ये तुमने नहीं लिखना। तुमने यही स्टोरी लिखनी है जो यहाँ पर लिखी है। आई एम श्योर ये याद रहेगी सभी को। एवरीबडी, लेट अस मूव टू इंडियाज ग्रोथ। इंडिया में मैंने सिर्फ कीवर्ड्स दिए हैं, मैंने ही नहीं, एनसीईआरटी ने भी, क्योंकि आप इंडिया के बारे में तो पूरी बुक पढ़ चुके हो। नाउ लेट अस मूव टू इंडिया। चाइना डिटेल में पढ़ लिया, पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंजेस थे ही नहीं, हमारे जैसे ही था, इसलिए इंडिया का तो आप जानते ही हो बेटा। इंडिया चैप्टर बाय चैप्टर लिख दो। सबसे पहले हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, फिर क्या हुआ था बताओ जी? 50 में प्लानिंग कमीशन आया, 51 में हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया। जो जो तुमने जैसे जैसे पढ़ा वो लिख देना। फिर हमने क्या किया? पब्लिक सेक्टर का रोल वाज डोमिनेटिंग। फिर बताएगा कोई अगला क्या पढ़ा था टॉपिक? वेरी गुड, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, चैप्टर पढ़ लिया हमने। फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब इसमें तो तुम्हें इसको देखना ही नहीं नोट्स को, ये सारे तुमने चैप्टर ही पढ़ लिए। उसके बाद क्या हुआ था? फिर
91 में, बिल्कुल ठीक है, रिफॉर्म्स आ गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ग्रोथ होनी शुरू हुई, ट्रेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ गई। फिर जी पॉवर्टी चैप्टर बढ़ा था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू पॉवर्टी रिमूव करने की कोशिश की गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश की गई। ये दो मेजर टॉपिक होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा है। अभी भी अगर आप देखोगे जब ये चुनाव प्रचार होता है बार बार, गरीबी नहीं हटाई, गरीबी नहीं हटाई, एम्प्लॉयमेंट दे दो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। तो ये दो बातें ये लिख दी, ये हो गया जी इंडिया का सारा ग्रोथ पाथ। आई एम श्योर ये तो तुम लिख ही लोगे क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म का सारा पढ़ा हुआ है हमने, इसीलिए यहां पर ये सिर्फ कीवर्ड्स आर गिवन, पेपर में ऐसे आता भी नहीं है क्वेश्चन। आपको मेरी बात समझ में आई बच्चा सभी को? चलूं आगे, ग्रेट। अब चलते हैं हम इन सभी के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे। आई एम श्योर तुम्हें याद है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते क्या है, ये पहले भी हमने कहीं पढ़े हैं, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, कौन बताएगा? हाँ यस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टैलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, याद है बच्चों? एक दो को याद है, बाकी तो सारे सोए रहे। चलो ठीक है जी। अब आपको ये टेबल पूछोगे आप भी मैम याद रखना पड़ेगा, हाँ ये यहां पर एक है, इसमें पेपर में पता है क्या आता है, मैं बताती हूँ। सीधा नहीं पूछते भाई नंबर बताओ, बोलते हैं बर्थ रेट में या सेक्स रेशो में तीनों में पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो नंबर तो फिर भी इनडायरेक्टली तुम्हें याद करने ही पड़ गए ना, है ना बच्चे? भैया सेक्स रेशो में असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, अर्बनाइजेशन और फर्टिलिटी रेट में बताओ कौन अच्छा था और कौन बुरा था, तो फिर इट मींस आपको याद रखना है। मैं कहानी से समझाऊंगी, आपको याद हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट दिस पॉइंट, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। अब ये तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं, सबसे ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है पुत्र? बिल्कुल ठीक है, पहले चाइना, फिर कौन आता है, फिर पाकिस्तान। मिलियंस में लिखा है इन्होंने, पाकिस्तान बहुत छोटा है इसलिए वहां पर 188, 1371 चाइना, 1311 मिलियन इस इंडिया। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कौन मुझे बताएगा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में क्या फर्क है? एब्सोल्युटली राइट, स्पीड ऑफ इंक्रीज क्या है? अब भैया अगर सबसे ज्यादा चाइना में, तो स्पीड ऑफ इंक्रीज भी चाइना का ही होना चाहिए, पर डेटा कुछ और बताता है। देखिए जरा यहाँ टेबल में दिख रहा है आपको, इंडिया दिखा रहा है 1.2, ये दिखा रहा है चाइना 0.5, पाकिस्तान दिखाता है 2.1। पहली बात, चाइना इसलिए कम दिखाता है क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च हुई थी, वन चाइल्ड नॉर्म, जानते हो आप सब? दिस सेज दैट जब हमारे यहां पॉलिसी चल रही थी हम दो हमारे दो, उस टाइम पर चाइना ने कहा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई थी। हमारे यहां भी वैसे पॉपुलेशन बिल बन आ जाएगा, जल्दी आना चाहिए, नहीं आया तो नौकरियां नौकरियां कुछ नहीं मिलनी, मारकाट और क्राइम ही बढ़ने हैं, क्योंकि भैया रिसोर्सेस तो उतने ही है, खाने वाले बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। सो इट मीन्स वन चाइल्ड नॉर्म आया, वन चाइल्ड में इन्होंने कहा एक ही बच्चा होना चाहिए घर में, तो ठीक है स्ट्रिक्ट रूल लगाया, अगर दो हुए तो ये वाली चीज कट डाउन हो जाएगी, कोई एक बेनिफिट काट दिया गया, यानी मे बी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। दो तीन हुए तो इमिग्रेशन नहीं मिलेगा, या मे बी यू कांट फ्लाई अब्रॉड, या मे बी वॉट एवर, मेरे को ऐसे याद नहीं क्या क्या। हाँ बच्चा, हाय रब्बा, ऑप्शनल केसेस मार थोड़ी देंगे वो, दो हो गए तो ठीक है, ये तो एक बार में हो गए। अब इन ऐसे केसेस में मुझे नहीं पता बेटा, मैं चाइना नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी ही होगा। हाँ सिंगल गो में तीन हो गए तो इट्स ओके, वो हो गए, बट जिनके बच्चे जितने ज्यादा होंगे उनके उतने बेनिफिट्स कट डाउन कर दिए गए, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाई गई थी ये, तो ये चली भी, जिसकी वजह से ये 0.5% है। आपको ये भी क्वेश्चन बनता है कि भैया वैसे पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड चाइना है बट ग्रोथ रेट कम क्यों है, तो यू आर सपोज टू टॉक अबाउट वन चाइल्ड नॉर्म। लेकिन इनके 10 कुछ साल के अंदर अंदर इन्हें एक बात की रियलाइजेशन हो गई, ये कहते अगर एक घर में मम्मी और पापा, फिर ग्रैंड पेरेंट्स में भी कोई अगर एक आधा भी हुआ, अगर दोनों हुए तो 4 लोग हो गए, बच्चा कितना पैदा हुआ, एक। इस एक के जब बड़ा होगा इसके ऊपर 4 डिपेंडेंट होंगे, इफ नॉट 4 2 तो होंगे, फिर इसकी अपनी फैमिली आएगी।
1+1, फिर इसका एक और बच्चा होगा, मतलब कमाने वाला एक होगा, डिपेंडेंट देखो एल्डरली कितने हो जाएंगे, इफ नॉट बच्चे, ये भी एल्डरली डिपेंडेंट और बच्चों का डिपेंडेंसी। ये जो बंदा होगा जब इसके ऊपर इतने डिपेंडेंट होंगे तो ये लग्जरी तो नहीं खरीदेगा, ये तो नेसेसिटी में ही फंसा रह जाएगा, हाँ या ना? देश की ग्रोथ नीड की आइटम बेच के होती है कि लग्जरियस आइटम्स बेच के होती है? हाँ, नीड तो रोटी रोटी में थोड़ी पैसा कमाते हैं, अमीर थोड़ी होता है देश, देश तो होता है गाड़ियों में, मोबाइल्स में, ब्रांडेड कपड़े, ये वो, ये तो खरीदेगा ही नहीं बेचारा, ये तो अपना घर ही पालने में लग जाएगा। तो सून दे रियलाइज दिस पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग। हमारे यहाँ जैसे जापान में हम कहते हैं, वहां लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने के कारण वहां बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं और बच्चे आगे ज्यादा पैदा नहीं होते, और वो क्योंकि बच्चे भी चलो कम हो रहे लेकिन पहले वाली जनरेशन जा ही नहीं रही है, तो कितना बर्डन हो रहा है, और एल्डरली पीपल आर मोर, जो कि देश के लिए ग्रोथ नहीं होती। सो इट मीन्स सून दे रियलाइज दिस, बट आपने अभी फिलहाल यहां इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये बताना है कि भैया चाइना की ग्रोथ रेट 1 चाइल्ड की वजह से, पाकिस्तान की ज्यादा रेट है क्योंकि यहां शादियां ज्यादा होती हैं और बच्चे ज्यादा होते हैं, प्रेफरेंस टू हैव चिल्ड्रन मोर इज मोर विद मुस्लिम पीपल। आपको मेरी स्टोरी से ये बातें याद रहेंगी कि सबसे ऊपर कौन है फिर कौन है। आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? सभी लोगों को। लेट अस टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम डेंसिटी? हु वुड लाइक टू टेल मी? कोई और भी दस दो। वॉल्यूम से मतलब बच्चे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक एरिया में कितने पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी दुनिया रहती है? अब चाइना है बहुत बड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है लेकिन बड़ा भी है, इसीलिए देखिए डेंसिटी, वहां 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 146। हमारे यहाँ बंदे चाइना के ऑलमोस्ट बराबर है लेकिन जगह है उनसे आधी, और ज्यादा लोग है, रश 441। पाकिस्तान बीच में आ रहा है। सो इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अमंग इंडिया एंड देन पाकिस्तान एंड देन चाइना, बिकॉज चाइना इज बिगर देन ऑल ऑफ अस, 2 of us at least। कहानी के हिसाब से याद रखना। लेट अस टॉक अबाउट सेक्स रेशो। नाउ व्हेन आई से सेक्स रेशो आई मीन फीमेल मेल चाइल्ड कितने। हम तीनों ही नेशन मेल डोमिनेटिंग है भाई, किसी देश को नहीं चाहिए लड़की, इडियट लोग हैं। और मेल डोमिनेटिंग होने की वजह से ही जो सेक्स रेशो है वो इक्वल कहीं भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस, हम सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। पाकिस्तान में फिर भी 947 फीमेल्स है पर 1000, एंड देन कम्स चाइना, लीस्ट स्टेज पर आती है इंडिया। ओके, नाउ फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट समझते हैं सभी लोग, क्या होती है बताओ जरा? ओ बोलो भाई। नहीं पता, किसको पता है? जयेश, वुड यू लाइक टू ट्राई? कबीर, व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? खुशनीत, लैली, मिताली, कोई तो बताओ। हाँ, फ्रॉम पर फीमेल, एक फीमेल ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। मे बी फीमेल्स आर फीलिंग शाय स्पीकिंग दिस, बट दिस इज द ट्रूथ। एक लेडी ऑन एन एवरेज, फर्टिलिटी रेट इज फर्टाइल एज में कितने बच्चे पैदा करती है। तो हमारे यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान है, पूछो। क्योंकि पैदा तो फिर लेडी करती है ना बेटा, इसलिए ये एक्चुअली फर्टिलिटी रेट पता है क्या है? देखो, ऐसे तो रिप्रोडक्शन एज, हमारी रिप्रोडक्शन एज बोलते हैं ना हम, फर्टिलिटी तो मेल की भी चेक करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में मैंने एक्चुअली बर्थ तो फीमेल के पेट से होना है ना, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट ऑन एन एवरेज पर फीमेल कितने बच्चों को पैदा करती है, क्योंकि चिल्ड्रन आर बोर्न थ्रू फीमेल। yes, it is with the help of a male, but it is through female, so that is why we count for female only। उसके रिप्रोडक्टिव एज में वो कितने बच्चे पैदा करती है इज व्हाट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। तेरा पॉइंट बड़ा वैलिड है,
कि भाई फर्टाइल तो हम मेल को भी तो कहते हैं, लेकिन बिकॉज द बर्थ इज थ्रू फीमेल इसलिए मदर को बोला जाता है। तभी मेटर्नल मॉर्टेलिटी भी चेक करते हैं हम कि उसके थ्रू पैदा करते हो कितनी जिंदा रही कितनी मर गई। हाँ एब्सोल्युटली, बिकॉज द मशीन इज फीमेल ओनली, प्रोडक्शन इज डन थ्रू फीमेल बॉडी, हम अगर बॉडी की बात करें, है ना। सो वाया मेल प्रोडक्शन हैपनिंग थ्रू दिस बॉडी, फीमेल बॉडी कितनी है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। ओके ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है बेटा 4, ऑन एन एवरेज 3.5 बच्चा लिखे थे, 3.7 थोड़ी पैदा होता है, ऑन एन एवरेज 4 बच्चे वहां फीमेल पैदा करती हैं, क्योंकि उनके वहां प्रेफरेंस टू हैव मोर चिल्ड्रन इज देयर, उनकी कोई लिमिट नहीं है, पैदा ही करते रहते हैं। फिर आ जाता है इंडिया 2.5 बच्चा, मतलब 2 से 3 बच्चे अगर हम देखें घर में होते ही हैं हम लोगों में, है ना, इंडिया। एंड देन कम्स चाइना, चाइना इसलिए लास्ट में आ गया क्योंकि इनके 1 चाइल्ड नॉर्म के हिसाब से इन्होंने 1.6 यानी स्ट्रिक्टली दे आर टू 2, हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज इट इज 3। तो आपको ये इसकी लेवल याद रखना है। पाकिस्तान ऑन द टॉप, फीमेल वहां पे क्योंकि मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। फिर हम चाइना हमसे पीछे क्यों, 1 चाइल्ड नॉर्म के चक्कर में। फिर इन्होंने बाद में 2 चाइल्ड कर दिया था, अब वहां 2 चाइल्ड है। अर्बनाइजेशन, नाउ व्हेन आई से अर्बनाइजेशन इट मींस अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं। ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए कि भाई कितने लोग मॉडर्न हो गए हैं, कितने लोगों को अमेनिटीज मिल रही हैं मॉडर्न की, ये सब चीजें हैं। तो भैया सबसे ज्यादा हाई इज चाइना, चाइना ने अपने गांवों को भी मॉडर्नाइज कर दिया है, लोग अर्बन हो गए हैं, अर्बन एरिया में आ गए। हमारे यहाँ हम सबसे एंड में आते हैं, पाकिस्तान छोटा होने की वजह से जल्दी अर्बनाइज हो गया, एंड देन कम्स इंडिया। हायर द बेटर और लोअर द बेटर अर्बनाइजेशन ऑफ, वेरी गुड। फर्टिलिटी हायर और लो, हाँ नहीं तो फीमेल की हेल्थ क्या रहती होगी, 4 बच्चे पैदा करा दिए। सेक्स रेशो हायर द बेटर लोअर द बेटर, यस हायर द बेटर, 1000 ही होना चाहिए। डेंसिटी लो द बेटर, यस जितना ज्यादा रशी होगा उतनी रिस्क ज्यादा, उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा, सो लोअर द बेटर। सो ये आ जाते हैं यहाँ पे, यही बातें जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ लिख कर बताई हैं वो सब यहाँ लिख रखी हैं। देखिए पॉपुलेशन पे आते हैं। इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन द वर्ल्ड, एक इंडियन है तो एक चाइनीज है। दुनिया में कितने भी चले जाओ इंडियन और चाइनीज तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। We shall compare some demographic indicators of these countries. The population of Pakistan is small and account for roughly about 1/3 of China, 188 है ना, और India. Density, China is largest nation, बड़ा है। Geographically, it occupies largest area among the 3 nations, इसलिए भैया वहां की density low है। ये जितना लिखा है इस पे मत रिलाय करो, ये क्वेश्चन टेलर मेड आ जाते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं भैया। डेंसिटी के बेसिस पे तीनों में बताओ कौन हाई और कौन लो, तो अपने आप ही तुम्हें तीनों ही याद रखने पड़ेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बता दिया मैंने आपको, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, फिर चाइना में है क्योंकि ये 1 चाइल्ड पॉलिसी आई। चाइना हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स अ बेटर हेल्थ सर्विसेज फॉर वुमेन एंड has reduced the risk of death and injury associated with pregnancy। ऐसा करके काम तो अच्छा किया, फीमेल्स की हेल्थ इंप्रूव कर दी, एक ही बच्चा कर दिया। बट इसके बाद however इस पॉलिसी के कुछ implications भी थे। For instance, after a few decades, in China there will be more elderly people in proportion to young. This led China to allow couples to have 2 children। उनको पता चल गया था कि गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने 2 कर दिए। सेक्स रेशो हमने बता दिया भैया, ये तीनों में बेटा ये मैंने अब पढ़ दिया, वैसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैं बोल रही, वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। सो यू कैन रीड, अगर कोई लाइन लगे कि मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी ट्रबल टिल हियर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। चलें आगे। ग्रेट ग्रेट, आसान है ये चैप्टर, मजेदार है, बस बशर्ते कि हमें बस सारे डेटा वेटा सब याद रहे, याद भी रहेंगे कहानियों से। जीडीपी पे आते हैं। अब हम बात करेंगे जीडीपी किसकी ज्यादा है, सेक्टर्स वाइज, ठीक है, सेक्टर वाइज। सेक्टर कौन से, सेक्टर मतलब प्राइमरी, बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो लेट अस टॉक अबाउट जीडीपी फर्स्ट।
ये आपको फिगर याद करनी है कि हम कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी है या बिलियन इकोनॉमी है और चाइना कितना ट्रिलियन है। ये पुराना फिगर है, आई थिंक अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी चेंज नहीं हुआ, अगर मिला तो हम इसे चेंज कर देंगे। One of the much talked issue around the world is GDP growth. Sorry, चाइना की कितनी है बेटा? चाइना की है 19.8 ट्रिलियन डॉलर्स, 19.8 ट्रिलियन। इंडिया की है कितनी है, दिख रही है आपको? कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है हम? 8.07 ट्रिलियन। एंड देन कम्स द पाकिस्तान। पाकिस्तान इज 0.94 ट्रिलियन। ये डेटा मुझे लगता है कि अगर अभी लेटेस्ट वाली में चेंज हो गया होगा तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जीडीपी अगर आया तो आप इसके बिना नहीं लिख सकते। आपको पहले बताना होगा हमारा व्हाट इज द साइज ऑफ आवर नेशन। तो हमारा साइज है 8.07, दे आर 19.8 एंड दिस इज जस्ट 9.94 ट्रिलियन। ये हमारी इकोनॉमी के साइज हैं। फिर हम बात करते हैं कि हम डेवलप हुए। इसमें दो कंपैरिजन है, देखिए जरा टेबल को ध्यान से। 80 से लेकर 2017 तक का डेटा है, आई थिंक लेटेस्ट ही है ये वाला। ठीक, इंडिया जो है पहले कितनी जीडीपी पर था? 5% पर, और चाइना हमसे डबल डिजिट में था। देख रहे हो आप? जीडीपी मोर द बेटर, है ना। 80s तक मोर और लेस सभी सेम ही थे, इंडिया और पाकिस्तान सेम था, लेकिन 80s 90s में चाइना 10.3% बड़ी फास्ट रेट पे बढ़ा, क्योंकि इन्होंने अपनी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च कर दिया था 78 में। 2015-17 में इंडिया टुक अ लीड, 7.3, चाइना पीछे। इस साल भी आई थिंक इंडिया हैज बीटन चाइना इन जीडीपी, मुझे नंबर अभी याद नहीं है। सो इट इज 7.3 हम हो गए थे, वो 6.8, और पाकिस्तान पहले से पीछे चला गया। तो दीज नंबर्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है जीडीपी वाला, ये फिगर्स भी याद रखने हैं आपको। एनी ट्रबल? और ये जो लाइंस है इनको याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको खुद ही अपनी भाषा में लिख देनी है कि भैया पहले कंट्री ऐसे थी, फिर कुछ डिकेड में अगर हम कंपेयर करें, फिर ये टेबल बनाया, इसी टेबल को नीचे अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दिया। राइट, अब चलते हैं सेक्टर वाइज। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर आपको ये याद नहीं करना पड़ता, इसमें अगर पेपर में आता है तो आएगा कि कौन सी जो कंट्री है वो ज्यादा परसेंटेज वर्क जो है उसका किस में है, एग्रीकल्चर में ज्यादा है कि इंडस्ट्री में ज्यादा है, बस ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं कहूँ आपको ये टेबल याद कर लो, ये बेवकूफी होगी, पेपर में आना भी नहीं चाहिए टेबल, ऐसे ऐसे नहीं याद कर सकते आप, चिप थोड़ी लगी है हमारे अंदर। तो ये हम याद करते हैं। पहले कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा, ये वाला कॉलम देखो पहले आप, इतना दिख रहा है आप सभी को? पहला देखिए, इंडिया को कंपेयर करते हैं। इंडिया हम जानते हैं कि वैसे पॉपुलेशन वाइज ज्यादा लोग किसमें है बच्चे, पॉपुलेशन वाइज? ये देखो, दो को कंपेयर करते हैं, इंडिया कॉलम देखो, सिर्फ दोनों में हमारी मेजर वर्क फोर्स 42% जो है ये एग्रीकल्चर में है, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना करती है? सिर्फ 17%। और हमारी इंडस्ट्रीज में 23% लोग हैं और 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, रीजनेबली ओके। सर्विस इंडस्ट्री में 33% है और 53% सर्विस हमारा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि अब आपको पता है ना हमारे मेजर कंट्रीब्यूशन इज थ्रू सर्विस सेक्टर। दिस इज अबाउट इंडिया। अब आते हैं चाइना में। लोग भी देखो बेटा, वर्कफोर्स भी एग्रीकल्चर में कम है और कम कंट्रीब्यूशन, समझ में आता है। हमारी तो 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में घुसी हुई है और सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करती है। यहीं से डिस्गाइज निकाल के शिफ्ट करने की जरूरत है। तो यहां चाइना ठीक है, 17%, कम कंट्रीब्यूशन, कम वर्कफोर्स। उनकी बाकी की वर्कफोर्स किस में लगी हुई है? दोनों सेक्टर्स में, और वही मोर और लेस सेम कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। बच्चों, आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं ग्राफ के थ्रू? पाकिस्तान की हालत भी मोरलेस इंडिया जैसी है। 42% लोग जो है बैठे हैं वो एग्रीकल्चर में, बट स्टिल दे कंट्रीब्यूट 25% टुवर्ड्स जीडीपी। और इनके पास इंडस्ट्री तो है ही नहीं, 3% लोग इनके इंडस्ट्री में है जो कि 21% देते हैं। 54 50% सर्विस में, 50% इनका इधर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, और अपनी लैंग्वेज में आपने इसको यहां लिख देना होता है।
राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, ये अगर आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में आपको ये दिया होता है, टेबल दिया होगा और बोलेंगे एनालाइज करो और इसको एक्सप्लेन करो। इसको आपको याद नहीं करने की जरूरत है, बस इतना बताओ कौन से सेक्टर में हमारे बंदे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से में कम। बच्चा समझ में आई बेटे बात मेरी? चलूं आगे। एवरीबॉडी, ये वाले पॉइंट्स तुमने सारे खुद वही है, ऊपर जो परसेंटेज लिखी है एक बार रीड कर लेना। अच्छा, अब हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर। HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यहां लिखा नहीं है, ये आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। क्या नाम है इसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नोट्स में ऐड करो। ओके। एक इंडेक्स होता है, एक रैंक होता है। इंडेक्स जो होता है बेटा, दिस वेरीज फ्रॉम, नोट करना है, ये सब कुछ नहीं है, ये 0 to 1। ये देता कौन है हमें? UNDP देता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिखो इसको, पेपर में डालना है ये आपने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के थ्रू हमें ये इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, HDI विच वेरीज फ्रॉम 0 to 1। 0 अच्छा के 1? हाँ, हायर द बेटर, 1 is the best, 0 is the worst, we may fall somewhere in between। अब एक और बात, डेवलपमेंट इंडेक्स है बच्चा, डेवलपमेंट। अगर पता हो, डेवलपमेंट में दो चीजें आती हैं, दो, क्वांटिटी भी आती है और क्वालिटी भी आती है। मतलब इसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात भी करेंगे। ये क्वांटिटी है कि क्वालिटी? क्वांटिटी। जीडीपी आएगा, जीडीपी क्वांटिटी है कि क्वालिटी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? क्वालिटी। एजुकेशन लेवल क्या है? क्वालिटी। यस। हेल्थ क्या है? क्वालिटी। तो भैया ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं और इसमें पैसे वाले एस्पेक्ट भी आते हैं। अच्छा, रैंक जो होते हैं, रैंक होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, एंड सो ऑन। इसमें कौन सा अच्छा? इसमें बड़ा नंबर अच्छा, इसमें छोटा नंबर। आप क्लास में कहते हो मम्मा मैं ना 25th पोजीशन पे आया, ये अच्छा है कि जो कहता है मैं फर्स्ट आया? तो रैंक लोअर द बेटर, लिख लो, और इंडेक्स हायर द बेटर। इंडेक्स जितना बड़ा उतना अच्छा, रैंक जितना छोटा उतना अच्छा। जिसको ये बात समझ में आ गई वो इधर को टेबल पर चल पड़े। सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे हम। हाँ बच्चे, नंबर्स चेंज है। अच्छा कोई बात नहीं, वो मुझे लगता है एक दो तो मैंने निकाले ही होंगे इनमें, एडिशन में भी, जो जो जरूरी नहीं थे या इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट स्टिल आई विल लुक इनटू इट। ये पिछली बार वाला है ना, तो मैं आज बैठ के नई वाली में से पिक करके उसमें लगा दूंगी। आपको नई वाली अपडेटेड आ जाएगी सून। ठीक है, पहले समझ लेते हैं हम है क्या। अच्छा, सबसे पहले देखिए जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, ये वाला 0 to 1 वाला। हम कह रहे हैं कि हायर द बेटर। तो चाइना 0.75 है, हम 0.64 है, पाकिस्तान 0.56 है। सो इट मींस चाइना इज लीडिंग इन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, देन लेट्स मूव टू रैंकिंग। रैंक जितना छोटा उतना अच्छा। तो ये 86 रैंक पर है, हम 130th पर है, पाकिस्तान 150th पर है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट, वही बाकी आ गए जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें हमारी याद है जी 68.8 हो गई है, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34-35 थी। चाइना इज बेटर देन आर 76, पाकिस्तान 66 हमारे आसपास। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये कितने परसेंट से, तो चाइना
हम सबसे पहले पाकिस्तान आता है, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी न होने के कारण 8.6, फिर ये 7.8 और हमारे यहाँ 6.4 नंबर है। एडल्ट लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, चाइना हैज हायर देन अस, मोर देन अस, देन कम्स इंडिया एंड देन लास्ट में पाकिस्तान। नंबर नहीं आप याद कर सकते, डोंट ट्राई, सिर्फ 2-3 चीजों के नंबर आपको याद रखने हैं, दैट इज फर्स्ट 3, ओके। और इन्फेंट ये वाले नंबर, इन्फेंट मोर्टेलिटी के ये पर 1000 वाले, रेट की जरूरत नहीं है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, हायर द बेटर, लोअर द बेटर? लोअर अच्छा है भैया, कम ही लोग होने चाहिए पुअर, पर चाइना में कम है, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान, लास्ट में आता है इंडिया, 60% इट इज शोइंग, अब शायद नंबर्स चेंज हो गए होंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 1000 के पीछे चाइना कितना कम है, 8.5, पाकिस्तान इज ऑन द टॉप, हम आते हैं मिडल में। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ्स के पीछे, 1 लाख बर्थ के पीछे 27 लेडीज मरती हैं चाइना में, हमारे यहाँ 174, मोर और लेस सेम है, पाकिस्तान 178। हम दोनों के हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे नहीं हैं, यानी अभी भी हमारे यहाँ घरों में दाइयां डिलीवरी कराती हैं, तभी होता होगा मेटर्नल मोर्टेलिटी। तो पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन, चाइना इज ऑन द टॉप 75, पाकिस्तान भी हमसे बेटर है क्योंकि फीमेल्स इनको बहुत ज्यादा, इनको बुर्का में रखा जाता है, इसलिए घरों में ही इनके पास सैनिटेशन फैसिलिटी है। और इंडिया सबसे पीछे था अभी तक, मेरे ख्याल है ये भी इंप्रूव हो गया होगा, 44। पॉपुलेशन विद इंप्रूव्ड वाटर सोर्स, चाइना 96, हमारे पास भी ठीक है, पाकिस्तान हमसे पीछे है। अंडर नरिश्ड बच्चे, लोअर द बेटर, चाइना में कम है, सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड पाकिस्तान में है, हम मिडल में आते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, वरना आगे चलते हैं। 52 है राजे, थोड़ा सिलेबस नहीं पूरा होना फिर, पता है। अच्छा कहां पे, कब स्टार्ट किए सर ने?